स्टोरी रीडिंग मेरी बेटी को मत बेचो आई लव यू। नाज की आंखों से तुरंत आंसू गिरने लगे। तो वहीं बेड पर जो अक्षज सो रहा था वो एकदम से कसमसाने लगा। नाज की नजर अक्षज पर गई तो वो तुरंत उसके पास गई और उसके सर को थपथपाकर सुलाने लगी। दक्ष ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, लेकिन गलत को सही करने की कोशिश मत करो। नाज ने धीरे से कहा, दक्ष प्लीज थोड़ा स्लो बोलिए, वो जाग जाएगा। दक्ष गुस्से से बोला, तो फिर तुम अपने भाई की बात क्यों कर रही हो? तुम्हें पता है ना अभी घर का माहौल किस तरह का है। नाज वापस से अक्षज को सुला दिया और अब गुस्से से दक्ष के पास आई, लेकिन धीमे लहजे में बोली, मुझे अच्छे से पता है घर का माहौल कैसा है। मैं इस माहौल को ठीक करने के लिए ही आपसे बात करने के लिए आई थी, पर मुझे लगता है कि जैसे मैंने कोई गलती कर दी हो। दक्ष ने उसे बाजू से पकड़ने हुए कहा, तुमने गलती की है। तुम्हें मुझे अपने भाई के बारे में बात नहीं करना चाहिए। उसने एक नाबालिग लड़की का रेप किया है और इसके लिए कोई भी उसे माफ नहीं कर सकता। तुम्हें क्या लगता है मैं अगर तुम्हारी बात मानकर डैड या बुआ दादी किसी से भी बात करूंगा तो वो मेरी बात मान जाएंगे? क्या वो अगस्ते को माफ कर देंगे? लिसन, आई नो वो तुम्हारा भाई है तो तुम्हें तकलीफ हो रही होगी, लेकिन मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर पाऊंगा। इसी के साथ वो वहां से जाने लगा। तो नाज ने उसके हाथ को पकड़कर कहा, दक्ष प्लीज, वो अभी छोटा है, नासमझ है। बुआ दादी उसे उम्र भर के लिए जेल भेजना चाहती हैं। मेरी मॉम तो जिंदा ही मर जाएंगी। अगस्ते के अलावा मॉम डैड का कोई सहारा नहीं है। प्लीज दक्ष। ये कहते हुए नाज की आंखें भर आईं। दक्ष ने गहरी सांस ली और बोला, मैं इसमें क्या कर सकता हूँ? देखो, मैं सच कह रहा हूँ, मैं जाके उनसे बात नहीं कर पाऊंगा। डैड से तो मैं कर भी सकता हूँ, लेकिन बुआ दादी मेरी बात सुनेंगे ही नहीं, क्योंकि पल्लवी उनके लिए उनकी बेटी की तरह थी। अगर अगस्ते यहाँ पर आकर उनसे माफी मांग ले, पल्लवी से माफी मांग ले और जो भी उसने किया उसके लिए खुद वो सजा को एक्सेप्ट करे, तो शायद कुछ हो सकता है। लेकिन राघवन अंकल ने तो डायरेक्ट उसे लापता ही कर दिया, जिससे बुआ दादी और भी ज्यादा गुस्से में आ गई। इसलिए चीज काफी कॉम्प्लिकेटेड हो गई है। ये सब सुनकर नाज ने परेशान होते हुए कहा, दक्ष तो आप बताइए हमें क्या करना चाहिए? मुझे सच में बहुत टेंशन हो रही है। मैं अपने भाई को उम्र भर के लिए जेल जाते हुए नहीं देख पाऊंगी। हाँ, मैं ये नहीं कहती कि उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए। एक लड़की होने के नाते उसने पल्लवी के साथ बहुत गलत किया है, जिसके लिए मैं खुद उसे सजा देना चाहती हूँ, पर उम्र भर के लिए जेल भेज देना सही नहीं होगा। मुझे पता है मेरा भाई दिल से बहुत ही ज्यादा मासूम है, वो इतना भी बुरा नहीं है जितना लोग उसे बना रहे हैं। लेकिन फिर भी उसने गलत किया है तो उसे सजा मिलेगी, लेकिन इस तरह नहीं। प्लीज दक्ष, मेरे लिए, बस मेरे लिए बात कीजिए। दक्ष ने अब आखिर में उसे कंधे से पकड़ा और हल्के आवाज में बोला, मैं बुआ दादी से सुबह बात करूंगा। अभी तुम फिक्र मत करो, जाकर रेस्ट करो, बहुत थक गई होगी। ये कहकर उसने उसके चेहरे को सहलाया। तो नाज स्माइल करते हुए उसके सीने से लिपट कर बोली, थैंक यू सो मच दक्ष, थैंक यू वेरी मच। मुझे पता था दुनिया मेरी बात सुने या ना सुने, पर आप मेरी बात जरूर सुनेंगे। दक्ष ने भी उसे अपनी बाहों में भरते हुए कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए तुम्हारा मूड को ठीक करने के लिए मुझे जो करना पड़ेगा मैं करूंगा। ये सुनकर नाज मुस्कुराई, जिसके बाद दक्ष उसे लेकर सीधे बेड की तरफ बढ़ गया। इधर दूसरी तरफ माहेश्वरी पैलेस में चारों तरफ फाइल बिखरी हुई थी। तन्मय ने अपना सर पकड़कर बैठे हुए थे, तो वहीं भावना उन्हें परेशान नजरों से देख रही थी। तभी वो आखिर में बोली, आखिर बात क्या है? तुमने इतनी फाइल्स को क्यों बिखेरा है? मुझे कुछ तो बताओ। पिछले कई दिनों से देख रही हूँ तुम बहुत परेशान हो। देखो, जो भी बात हो मुझे साफ साफ बताओ, क्योंकि अब मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकती। और कुछ वक्त पहले मैंने तुम्हें मिस्टर दानिश से बात करते हुए सुना था। उसके बाद से तो तुम और भी ज्यादा परेशान हो गए हो। आखिर ऐसी क्या बात हुई तुम्हारी और मिस्टर दानिश के बीच में? ये सब सुनकर तन्मय ने परेशान होते हुए कहा, मेरी कंपनी दिवालिया होने वाली है। मैं बर्बाद होने वाला हूँ। मेरे पास एक फूटी कौड़ी नहीं बचेगी और डैड का पैसा मैं ले नहीं सकता। वो ईमानदार है, कहने को वो प्रेसिडेंट है, लेकिन वो एक भी रुपया गलत अपने पास नहीं रखते। इसलिए समझ नहीं आ रहा मैं करूँ तो क्या करूँ। मेरी कंपनी पूरी तरह डूबने वाली है। ये सुनते ही भावना शॉक्ड होकर बोली, क्या? इतना सब कुछ हो गया और तुम मुझे अब बता रहे हो? तन्मय, आखिर तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? तन्मय गुस्से से बोला, तो क्या कर लेती तुम? अगर मैं तुम्हें पहले ही बताता तो तुम मेरी मदद तो नहीं कर पाती ना। अभी वो बोल ही रहा था तब तक वहां पर आयात आते हुए बहुत ही क्यूटली बोली, डैडी, मम्मा, दादू ने मुझे स्टोरी सुना दी, अब मैं आप दोनों के पास सोने वाली हूँ। ये कहकर वो बेड की तरफ जाने लगी, लेकिन तभी तन्मयी ने हल्के गुस्से में कहा, अभी मॉम डैड बात कर रहे हैं, जाओ जाकर दादू के पास ही सो जाओ। ये सुनकर आयात ने मुंह बनाते हुए कहा, डैडी, अब काफी टाइम से मुझे अपने पास नहीं सोलाते। क्या मैंने कोई गलती कर दी है? क्या मैं गंदी लड़की हूँ? ये कहते हुए आयात का छोटा सा चेहरा पूरा उतर गया। तो वहीं तन्मय गुस्से से बोला, तुम्हें समझ नहीं आता? मैंने कहा अभी जाओ यहाँ से। हर एक बात में बहस करने लगी हो, छोटी सी हो पर बहुत दिमाग लगाती हो। जाओ चुपचाप।
उसके चिल्लाने से आयात बिल्कुल सहम गई और दौड़ते हुए तुरंत कमरे से बाहर चली गई। वहीं भावना गुस्से से तुरंत बोली, तन्मय, तुम अपना फ्रस्ट्रेशन एक 3 साल की बच्ची पर कैसे निकाल सकते हो? वो कितने प्यार से तुमसे पूछ रही थी, तुम उसके साथ ऐसा बिहेव क्यों कर रहे हो? मैं काफी टाइम से देख रही हूँ तुम मुझसे प्यार से बात ही नहीं कर रहे हो। आखिर हुआ क्या है? इन सब में आयात की क्या गलती है? ये सुनकर तन्मय खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाया और गुस्से से चिल्लाया, उसकी गलती है? क्या जरूरत है उसे दानिश की नजरों में आने की? तुम्हें पता भी है उस दानिश ओबराय ने उससे क्या मांगा है? उसने कहा है कि अगर मैं अपनी कंपनी को बचाना चाहता हूँ तो अपनी बेटी को उसे दे दूं, उसके पोते के खिलौने के तौर पर, जिससे उसका पोता बड़ा होने पर खेलेगा। तुम बताओ, मैं अपने खून को ऐसे कैसे किसी और को दे सकता हूँ, वो भी खिलौने के तौर पर अगर उसने मेरी बेटी का हाथ मांगा होता अपने पोते के लिए, तब मैं खुश भी हो जाता कि खुद ओबराय खानदान से रिश्ता है। लेकिन उसने मुझसे क्या मांगा? मेरी बेटी को, वो भी खिलौने के तौर पर, जिसे मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। इसलिए जितनी बार आयात को देख रहा हूँ मुझे गुस्सा आ रहा है। ये सब सुनकर अब भावना बिल्कुल दंग रह गई। वो अपने मुंह पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड, तो इसलिए तुम उस दिन के बाद से इतनी ज्यादा परेशान हो गए थे? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा, मिस्टर दानिश दिखने में कितने शरीफ लगते हैं और वो मेरी बेटी का सौदा कर रहे हैं। आखिर उनकी भी तो 3 साल की एक पोती है, तो वो किसी दूसरी बच्ची का सौदा कैसे कर सकते हैं? तन्मयी ने अब लाचारी से कहा, वो पुरानी है, वो कुछ भी कर सकता है, लेकिन अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अगर मैंने उसे अपनी बेटी को खिलौने के तौर पर दे दिया तो मेरी कंपनी बच जाएगी, फिर से सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। लेकिन अगर मैं नहीं देता हूं तो मेरी कंपनी डूब जाएगी। दूसरे ही पल भावना गुस्से से चिल्लाई, तन्मयी, तुम ये सोच भी कैसे सकते हो कि तुम अपनी बेटी को उन्हें दोगे? वो अभी सिर्फ 3 साल की है, उसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता, और खुद अद्राक्ष अभी 7 साल का है। बड़े होने के बाद वो पता नहीं कैसा होता है, क्या करता है। मैं अपनी बेटी को हरगिज उसे नहीं दूंगी। मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है जिसके साथ दानिश ओबराय का पोता बड़ा होने के बाद खेलेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी को कहीं भी दूर भेज दूंगी, लेकिन अद्राक्ष का खिलौना कभी नहीं बनने दूंगी। तुम भी ये बात अपने दिमाग में बिठा लो। अगर तुमने गलती से भी मेरी बेटी का सौदा किया तो मुझसे बुरा तुम्हारे लिए कोई नहीं होगा। इसी के साथ वो गुस्से से वहां से चली गई। लेकिन इधर तन्मयी ने कहा, मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास अब कोई रास्ता नहीं बचा। मैं अपनी मेहनत ऐसे बर्बाद होते हुए नहीं देख सकता, और अब मेरी मेहनत को सिर्फ मेरी बेटी ही बचा सकती है। इसलिए मैंने सोच लिया है, मैं अपनी बेटी का सौदा करूंगा। मैं अपनी बेटी को दानिश ओबराय के पोते को दे दूंगा। फिर वो उसके साथ चाहे जो करे, मुझे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अभी मुझे सिर्फ मेरी कंपनी बचानी है। एक बार कंपनी बच जाएगी तो मैं देख लूंगा आगे क्या करना है, लेकिन अभी सिर्फ मेरी बेटी ही मुझे बचा पाएगी। इसी के साथ उसने फोन उठाया और कॉल डायल कर दिया। वहीं दूसरी तरफ गुजरात में बेहद खूबसूरत से बंगले में कमरे की डिम लाइट ऑन थी। मिरर के सामने एक लड़की खड़ी थी। तभी किसी ने उसके गले में एक बेहद खूबसूरत डायमंड का नेकलेस पहनाते हुए कहा, सो कैसा लगा तुम्हें ये नया सेट? ये आज ही हमारे शॉप पर आया था, तो मैंने सोचा क्यों ना सबसे पहले अपने खूबसूरत सी बीवी को पहनाया जाए। वो लड़की बेहद खुशी के साथ उस नेकलेस को टच करते हुए बोली, ये बहुत है, लेकिन अगर तुम इसी तरह अपनी शॉप से ऐसी डायमंड मुझे देते रहे तो कहीं पता चलेगा कि गुजरात की सबसे टॉप डायमंड की कंपनी घाटे में चली गई। ये सुनकर वो इंसान हंसने लगा और हंसते हुए बोला, ऐसे ही हम 25 साल से टॉपर नहीं है, तुम फिक्र मत करो। अगर मैं तुम्हें हर रोज डायमंड गिफ्ट करूंगा फिर भी हमारी कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कभी घाटा नहीं लगेगा। बाय द वे, रेडी हो जाओ, हम कल ही दिल्ली के लिए निकल रहे हैं। एक बार फिर से हमारे राजवत डायमंड इंडस्ट्रीज को अवार्ड मिलने जा रहा है। ये सुनते ही वो लड़की तुरंत हैरान होकर बोली, क्या तुम सच कह रहे हो? तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? क्या तुम इसी सरप्राइज के बारे में मुझे कॉल पर कह रहे थे? वो इंसान हंसते हुए बोला, एग्जैक्टली, अगर मैं तुम्हें पहले बता देता तो तुम्हारे चेहरे पर इतनी खुशी कैसे दिखाई देती। यू नो वॉट चाहत, जब से तुम मेरी जिंदगी में आई हो तब से सब कुछ अच्छा हो रहा है। मुझे तो यकीन नहीं होता हम साथ में इतने आगे बढ़ गए। आज फिर से मुझे 5 टाइम बेस्ट डायमंड कंपनी का अवार्ड मिलने जा रहा है। यू नो वॉट चाहत, तुम मेरे लिए बहुत लकी हो। तुम जैसी बीवी पाकर तुम्हें बिल्कुल पागल हो गया हूँ। ये कहकर वो उसके पूरे चेहरे पर किस करने लगा। तो चाहत ने हंस के कहा, बस करो, इतनी भी तारीफ मत करो। ये कंपनी तुमने अपनी मेहनत से बनाई है और तुम्हें अपनी मेहनत से ही अवार्ड मिल रहा है। बाय द वे, क्या मेरा दिल्ली जाना जरूरी है? आई मीन तुम्हारे अवार्ड फंक्शन टीवी पर आएगा तो मैं टीवी पर ही देख लूंगी। ये सुनकर कुशल ने मुंह बनाते हुए कहा, देखो, तुम हर बार ऐसा ही करती हो। जब भी दिल्ली जाने का नाम सुनती हो तुरंत तुम घबराने लगती हो और मना कर देती हो। मुझे नहीं पता ऐसा क्यों करती हो, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। इस बार तुम मेरे साथ दिल्ली जरूर जाओगी और अपनी आंखों से अपने पति को अवार्ड लेते हुए देखोगी। आफ्टर ऑल तुम चाहत कुशाल राजवत हो, तुम्हारा हक बनता है कि तुम उस अवार्ड को भी अपने हाथों में लो, वो भी स्टेज पर मेरे साथ। ये सब सुनकर चाहत के एक्सप्रेशंस कुछ बदल गए, लेकिन उसने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, ओके फाइन, लेकिन हम सिर्फ अवार्ड फंक्शन के लिए ही जाएंगे। वहां मुझे ना तो घूमना है और ना ही कुछ और करना है। बस हम अवार्ड लेकर ही वापस आ जाएंगे, ओके?
ये सुनकर कुशल उसे कुछ पल तक घूरता रहा, फिर बोला, ओके फाइन, वैसे भी मेरे पास अभी घूमने के लिए टाइम नहीं है। चाहत मुस्कुराकर बोली, यू नो वॉट, तुम्हारे बेटे का कॉल आया था और वो परसों विंटर वेकेशन के लिए अपने हॉस्टल से घर आ रहा है। ये सुनते ही कुशल के चेहरे पर दूसरे ही पल बड़ी सी मुस्कुराहट आ गई। क्या? क्या सच में? चलो कम से कम उसे याद तो आया कि उसका एक घर भी है। ये सुनकर चाहत ने मुंह बनाकर कहा, कुशल तुम भी ना पता नहीं क्यों मेरे बेटे को ऐसी बातें बोलते रहते हो, जबकि वो हम दोनों से कितना प्यार करता है। कुशल ने अपनी आंखें छोटी करते हुए कहा, हाँ वो तो मुझे दिखता ही है कि वो मुझसे कितना प्यार करता है। वो सिर्फ अपनी माँ से यानी तुमसे ही प्यार करता है। मेरे साथ तो उसका ठीक से कुछ बनता ही नहीं। जब देखो तब वो लड़का मुझे आंखें दिखाता रहता है। मैं उसका बाप हूँ लेकिन वो मेरा बाप बनता रहता है। खुद तो है अभी 7 साल का, लेकिन ऐसा लगता है जैसे 50 साल का हो चुका है। कभी कभी सोचता हूँ इतना सीरियस मैं नहीं रहता जितना वो रहता है। आखिर तुमने उसे क्या खाकर पैदा किया था? ये सुनकर चाहत जोर जोर से हंसते हुए बोली, कुशल, बस भी करो। जब मैं प्रेग्नेंट थी तो तुम ही मुझे खाने के लिए इधर उधर की चीज़ देते थे और अब खुद शिकायत कर रहे हो। एनीवे, मैं पैकिंग कर लेती हूँ। अगर हम कल ही वापस आएंगे तो परसों मुझे वेलकम तैयारी भी करनी है। मेरा बेटा वैसे भी एक एक दो दो साल पर घर आता है, तो मैं उसके स्वागत में कोई कमी नहीं रहने देना चाहती। मैं तो पूरे पैलेस को सजाऊंगी। ये सुनकर कुशल मुस्कुराया और उसकी तरफ धीरे से बढ़ते हुए बोला, उससे पहले तुम उसके डैड पर थोड़ी सी मेहरबानी कर दो। आई वॉन्ट यू। ये कहकर वो उसके होठों के पास जाने लगा, तो चाहत ने उसे दूर करते हुए कहा, हरगिज़ नहीं, किसके बाद तुम बहुत कुछ करने लगते हो। फिलहाल के लिए मुझे पैकिंग करनी है, वरना सुबह होती ही तुम गुस्सा करने लगोगे। ये कहकर वो तुरंत क्लोजेट में चली गई, तो वहीं कुशल का मुंह बन गया।
स्टोरी रीडिंग। दिव्यांका की नींद फोन कॉल से टूटी। उसने नींद में ही कॉल पिक करते हुए कहा, व्हाट हैपेंड आदर्श? लेकिन तभी उधर से ठंडी आवाज आई, तुमने तो कहा था तुम सिंगल हो, इतनी जल्दी तुम्हारा बॉयफ्रेंड भी बन गया? वैसे नाम काफी बेकार है। इस आवाज को सुनते ही दिव्यांका के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत गुस्से से बोली, राघवन, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है और तुम्हें मेरा नंबर कहाँ से मिला? उधर से राघवन ने हंसते हुए कहा, "हं, इतना भड़क क्यों रही हो? तुम जैसी औरतों का नंबर निकालने में मुझे 2 मिनट नहीं लगता। दिव्यांका गुस्से से फोन को टाइट पकड़ते हुए बोली, तुमने मुझे कॉल क्यों किया है? साफ साफ बताओ, क्योंकि तुम जैसे आदमी से मैं 2 मिनट भी बात नहीं करती। राघवन ने अपनी भौहें चढ़ाते हुए कहा, कुछ ज्यादा ही घमंड दिखा रही हो। तुम्हारे पास एक एनजीओ के अलावा कुछ भी नहीं है, तो इसलिए मेरे सामने इतना घमंड दिखाने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारे जैसे 1000 मेरे नीचे काम करते हैं। दिव्यांका ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मुझे पता है, तुम राघवन ग्रोवर हो, तुम मुझसे ज्यादा अमीर हो, मुझसे ज्यादा ताकतवर हो, मुझसे ज्यादा तुम्हारी हैसियत है। मैं तो कुछ भी नहीं हूं। वैसे मैं तुम्हारे जैसा बनना भी नहीं चाहती। आखिर तुम जैसे रेपिस्ट इंसान की तरह कौन ही बनना चाहेगा? उधर से राघवन की आवाज दूसरे ही पल गुस्से भरी आई, जबान संभाल कर बात करो। रेप मैंने किया था, लेकिन किसी ने मुझे ऐसे बोला नहीं। दिव्यांका ने भी गुस्से के साथ कहा, हाँ मुझे पता है, मैंने तुम्हारी हिस्ट्री पूरी की पूरी चेक की है। तुमने सबसे पहले सृष्टि के साथ रेप किया, फिर तुम्हारी मिस्ट्रेस, शायद उसका नाम अवंतिका था, तुमने उसके साथ भी वही किया और फिर उसे तुमने अपने हाथों से मार डाला। यू नो वॉट, तुम इतने बड़े विलन निकलोगे मैंने कभी नहीं सोचा था। कल जब मुझे ये सारी बातें पता चल रही थी तो मैं लिटरली शॉक थी। लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि अगस्त्य क्यों ऐसा हुआ जब उसके खून में ही ऐसा था। दूसरे ही पल राघवन गुस्से से बोला, तुम्हें यही बताने के लिए मैंने कॉल किया है। मेरे भतीजे ने तुम्हारी मुंह बोली बेटी का रेप नहीं किया है, उसे जबरदस्ती फंसाया जा रहा है। ये सुनकर दिव्यांका ने हंसते हुए कहा, क्या बात है, सुबह सुबह तुमने ऐसा जोक सुनाया है कि मुझे हंसने का दिल कर रहा है। एनीवे, मैं फिर से सोने जा रही हूँ, अब डिस्टर्ब मत करना। ये कहकर वो कॉल कट करने लगी। लेकिन दूसरे ही पल राघवन ने ठंडी आवाज में कहा, मुझे तुमसे मिलना है। दानिश मुझे तुमसे मिलने नहीं देगा, इसलिए तुम खुद मेरे पास मुझसे मिलने आओ। मैं तुम्हें सारी सच्चाई प्रूफ के साथ बताऊंगा। ये सुनते ही अचानक से दिव्यांका की अब एक्सप्रेशंस कुछ बदले। वो धीरे से बोली, तुम्हारे पास कौन सा सबूत है? तुम आखिर कहना क्या चाहते हो? राघवन ने गुस्से के साथ कहा, तुम आओगी तो तुम्हें खुद पता चल जाएगा। मैं कॉल पर कुछ नहीं बता सकता। और हाँ, उसे दानिश ओबरॉय से मत बताना, वरना वो तुम्हें नहीं आने देगा और उल्टा मुझे ही फंसा देगा। दिव्यांका ने मुंह बनाकर कहा, तुम तो मेरे भतीजे से कुछ ज्यादा ही डरते हो। राघवन ने चिढ़कर बोला, मैं डरता नहीं हूं, बस वो थोड़ा सनकी है। वो कुछ भी करने से पहले 2 मिनट भी नहीं सोचता। पता चला यहाँ मैं कुछ करूं और वहां वो अपनी बेटी को ही मायके बुला ले, और फिर मेरी बहू और मेरा पोता दोनों ही मुझसे दूर हो जाएं। इतनी मुश्किल से तो मैं फैमिली बनाने के बारे में सोच रहा था, और जब बनने लगे तो वो दोनों ही चले जाएं। ये मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। इसलिए मैं कह रहा हूं, उसे कुछ मत बताना। जब तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी तो तुम्हें जो मर्जी है तुम कर सकती हो। ये सब सुनकर दिव्यांका ने फिर गहरी सांस लेकर कहा, ऑल राइट, मैं तुमसे स्काई ब्लू कैफे में मिलती हूँ, टाइम से आ जाना। इसी के साथ कॉल कट हो गया। दिव्यांका ने खुद से कहा, इस राघवन की बात को सुनकर कहीं से भी नहीं लग रहा था कि ये मजाक कर रहा है। जिस तरह ये बोल रहा था, मुझे ऐसा क्यों लग रहा है जैसे इसके पास कुछ ना कुछ तो है। मुझे देखना ही पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी आसानी से उसे अगस्त्य को नहीं छोड़ सकती। ये सब कहते हुए वो सीधे फ्रेश होने चली गई। इधर नाज इस वक्त वॉशरूम में अक्षज को बाथ दिला रही थी। अक्षज बाथटब में बैठा पूरे पानी को नाज के ऊपर ही फेंक रहा था, जिस वजह से नाज भी आधी गीली हो गई थी। वो बार बार अक्षज को आंखें दिखा रही थी, लेकिन अक्षज खिलखिलाते हुए फिर से छोटे छोटे हाथ पैर को पटकते हुए पानी फेंक रहा था। तभी नाज ने इरिटेशन में कहा, बेबी, मम्मा को आज हॉस्पिटल जाना है, प्लीज परेशान करना बंद करो। मैं ऑलरेडी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है। लेकिन अक्षज को जैसे सुना ही नहीं दिया, वो लगातार अपनी हरकतें करता रहा। नाज ने चिढ़कर कहा, ऐसा मेरा बनी तो कभी नहीं था। अगर मैं उसे एक बार कुछ कह देती थी तो तुरंत शांत हो जाता था, लेकिन ये तो कुछ अलग ही है। पता नहीं ये बड़े होने के बाद किस तरह बनेगा। ओ गॉड, मुझे तो सबसे ज्यादा इसकी ही टेंशन होती है, क्योंकि अक्षज बाकी बच्चों से काफी ज्यादा शैतान था। शैतानी में कभी अदराक्षी ऐसा नहीं था जितना अक्षज था, इसलिए नाज को सबसे ज्यादा अक्षज की ही टेंशन होती थी। तनी वॉशरूम के बाहर से आवाज आई,
अभी और कितना टाइम लगेगा? मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नाज ने मुंह बनाकर कहा, आपका बेटा खुद नहा रहा है, साथ में मुझे भी नहला रहा है। आप एक बार अंदर आकर देखिए, अब इसकी हरकतें मुझे समझ नहीं आ रही हैं। ये सुनकर दक्ष अपनी आंखें छोटी करते हुए अंदर आया और बोला, ये क्या कर रहे हो? तुम अपनी मॉम को क्यों परेशान कर रहे हो? लेकिन तभी एक जोरदार पानी का लगभग फवारा दक्ष के मुंह पर गया। दक्ष की बोलती बंद हो गई। नाज ये देखकर जोर जोर से हंसने लगी और बोली, दक्ष, मैंने सोचा था कि आप इसे संभाल लेंगे, पर आप तो खुद इसके साथ बच्चा बन गए और पानी से लड़ाई करने लगे। आपको पता नहीं है, पर आपका बेटा कभी किसी से भी लड़ाई में हारता नहीं है। ये बहुत स्मार्ट है, पता नहीं किस पर गया है, लेकिन अभी से ही बहुत स्ट्रांग भी है। दक्ष ने अपनी आंखें छोटी करते हुए बोला, इसमें ये कौन सी बात है कि पता नहीं किस पे चला गया? ऑफ कोर्स ही इज माई सन। इसकी सारी क्वालिटीज मुझसे ही आएंगी। लेकिन तभी नाज ने मुंह बनाकर कहा, आप गलत बोल रहे हैं, ये आपके जैसा नहीं है, क्योंकि मैंने मॉम से आपके बचपन की पूरी कहानी सुनी है। आप मॉम के बेटा कम बेटी बनकर ज्यादा रहते थे। मॉम तो आपको हमेशा फ्रॉक पहनाती थी और आपके होंठों पर लिपस्टिक भी लगाती थी। मैंने तो आपकी फोटोज भी अच्छी हैं। ये कहकर नाज जोर जोर से हंसने लगी। अचानक से दक्ष के एक्सप्रेशंस बदल गए। वो तुरंत अपनी नजरें इधर उधर घुमाते हुए बोला, लिसन, तुम्हें ऐसी चीज देखने की जरूरत नहीं है। मॉम भी ना, मैंने उनसे कहा था कि उस फोटो को किसी के सामने नहीं दिखाएं, लेकिन उन्होंने तुम्हें दिखा दिया। मैं इसके लिए उनसे बात करूंगा। ये सुनकर नाज मुंह बनाकर बोली, आप मेरे पति हैं, अगर मैं आपको फ्रॉक में देख भी लेती हूँ तो क्या प्रॉब्लम हो गई? ये सुनकर जैसे ही दक्ष कुछ कहने के लिए अपना मुंह खोला, उससे पहले ही उसके मुंह में एक साबुन का पूरा टुकड़ा ही चला गया। नाज ये देखकर शॉक हो गई और वहीं दक्ष की बोलती बंद हो गई और वो साबुन उसके मुंह में पूरा चला गया। दक्ष दूसरे पल गुस्से से चिल्लाया, ये लड़का, इसकी हिम्मत कैसे मेरे मुंह में साबुन डालने की? इसने मेरी नाक में दम कर लिया है। इधर नाज भी अपने मुंह पर हाथ रखकर कहा, अक्षज बेबी, ये क्या किया आपने? आपने अपने डैडी को सुबह सुबह साबुन खिला दिया। उन्होंने तो ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होगा। दक्ष अब नाज को गुस्से से घूरने लगा, तो नाज जल्दी से अपनी हंसी को कंट्रोल करते हुए नीचे झुकी और अक्षज को गोद में उठाने लगी, जिसके छोटे से हाथ में अभी भी साबुन लगा हुआ था, जिसे कुछ देर पहले उसने अपने डैडी के मुंह में भर दिया था। नाज उसे तुरंत बाहर ले जाते हुए बोली, दक्ष, आप फिक्र मत कीजिए, मैं इसे सजा दूंगी। अब जल्दी से वॉमिटिंग कर दीजिए। दक्ष ने मुंह बनाकर कहा, जस्ट शट अप, मेरे पेट में जा चुका है, अब मैं उसे कैसे वॉमिटिंग करूं? डॉक्टर हो कि भी तुम्हें कुछ नहीं पता। लेकिन तभी उसे बाहर नाज की जोर जोर से हंसने की आवाज सुनाई देने लगी, जिसे सुनकर वो और भी ज्यादा गुस्से से बोला, तुम दोनों माँ बेटे खुद को समझते क्या हो? तुम दोनों को ले एक साथ पनिशमेंट दूंगा, तब तुम दोनों की अकल ठिकाने आएगी। इधर दूसरी तरफ इबादत इस वक्त अदांशी को स्कूल के लिए रेडी कर रही थी। वो अदांशी के लंबे बालों की 2 चोटियां बना रही थी। तभी दर्श कमरे में आते हुए बोला, रेडी हो जाइए, मुझे आपको कहीं लेकर जाना है। लेकिन इबादत ने बिना किसी भाव के साथ कहा, पर मुझे तुम्हारे साथ कहीं नहीं जाना। दर्श ने अपने हाथों की मुट्ठी बनाते हुए कहा, मैं फिक्र मत कीजिए, मैं आपको कहीं घूमने नहीं लेकर जा रहा हूँ। मैं ऐसी जगह लेकर जा रहा हूँ जहाँ जाना आपका जरूरी है, क्योंकि अब मैं आपकी ये बेरुखी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप मेरी तरफ देख भी नहीं रही हैं, जो मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। इबादत काफी टाइम से उसे देख नहीं रही थी और ना ही उसकी किसी भी बातों का जवाब दे रही थी। दर्श उसे अभी भी गुस्से से देख रहा था। लेकिन तभी अदांशी ने उदासी से कहा, मम्मा डैडी, प्लीज लड़ाई मत करो ना। मुझे आप दोनों की लड़ाई देखकर बहुत रोना आता है। मुझे बहुत डर लगने लगता है। प्लीज मम्मा डैडी, मत करो ना लड़ाई। उसकी ये बात सुनकर इबादत ने कहा, हम दोनों लड़ाई नहीं कर रहे हैं बच्चे, हम दोनों तो सिर्फ बात कर रहे हैं। आपकी चोटियां बन गई हैं, अब आप नीचे जाओ। भाई भी तैयार हो गए होंगे, स्कूल चले जाना। अदांशी ने धीरे से अपना छोटा सा सर हिला दिया। वो चुपचाप जाने लगी, पर तभी दर्श ने उसके सिर पर हाथ रखते हुए कहा, आप फिक्र मत कीजिए, हम दोनों के बीच जो भी प्रॉब्लम है वो जल्दी सॉल्व हो जाएगी। फिर हम दोनों आपको अम्यूजमेंट पार्क लेकर जाएंगे। ये सुनते ही अदांशी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। वो एक्साइटमेंट के साथ बोली, क्या आप सच कह रहे हैं डैडी? दर्श ने हल्की स्माइल के साथ कहा, हाँ बिल्कुल, क्या मैंने इससे पहले कभी आपसे झूठ बोला है? अदांशी ने तुरंत अपना सर ना में हिलाया। लेकिन दूसरे ही पल इबादत ने कहा, यस बेबी, आपके डैडी सिर्फ आपसे ही झूठ नहीं बोलते, वरना वो सारी दुनिया को ही बेवकूफ बनाते रहते हैं। फिलहाल के लिए हम अम्यूजमेंट पार्क नहीं जाएंगे, इसलिए आपको उम्मीद में रहने की जरूरत नहीं है। चुपचाप स्कूल जाओ। अदांशी, अभी तक तुम्हें सुनाई नहीं दिया? नीचे अद्राक्ष तुम्हारा इंतजार कर रहा होगा, उसे इंतजार करना पसंद नहीं है, तुम जानती हो ना। चुपचाप जाओ भाई के साथ स्कूल। अदांशी डर गई और वो बिना कुछ बोले दौड़ते हुए बाहर चली गई। इधर दर्श बेहद गुस्से से इबादत के पास आया और उसे बाजू से पकड़कर बोला, आपकी प्रॉब्लम क्या है? आप ऐसा क्यों कर रही हैं? जब मैं कह रहा हूं कि मैंने आपके दोस्त को नहीं मारा और मैं इस सच्चाई से रूबरू करवाने के लिए आपको बाहर लेकर जा रहा हूं, तो आप समझ क्यों नहीं रही हैं? देखिए सीनियर, मैं आपको खोना नहीं चाहता हूं।
अपनी बेटी की नज़रों में एक बड़ा बाप बनना चाहता हूँ। आप दोनों को बहुत प्यार देना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज़ मुझे बस एक मौका दे दीजिए। ये सब सुनकर इबादत ने कहा, ओके फाइन, दिया तुम्हें एक मौका। अगर तुम अपने आप को साबित नहीं कर पाए तो तुम मुझे तो भूल ही जाना। इसी के साथ वो गुस्से से बाहर निकल गई तो वहीं दर्श उसे देखता रह गया। इधर अंतरा इस वक्त मिरर के सामने खड़ी थी। उसके पूरे गले गर्दन पर बाइट मार्क्स थे, चेहरा भी कुछ थकान से डूबा हुआ सा लग रहा था और वो कमजोर हालत में खुद के बाइट मार्क्स को छुपा रही थी। तभी दानिश उसे बाहों में भरते हुए कहा, सिली गर्ल, कल रात तो तुमने कमाल ही कर दिया। आज से पहले मैं इतना सेटिस्फाइड नहीं हुआ जितना कल रात हुआ। मैं फिर से उस रात को जीना चाहता हूँ। क्या आज रात हम फिर से? लेकिन दूसरे ही पल अंतरा ने उसे दूर धक्का दिया और कमजोर हालत में बोली, खबरदार, अगर आपने दोबारा मेरे साथ वो सब किया तो। मैंने गलती कर दी इनिशिएटिव करके। मुझे खुद से आगे नहीं बढ़ना चाहिए था। मुझे नहीं पता था कि आप भूखे बैठे थे। दानिश तिरछा मुस्कुराया, वो उसकी तरफ फिर बढ़ा, लेकिन तभी दानिश तिरछा मुस्कुराया, वो उसकी तरफ फिर बढ़ा, लेकिन तभी उसका फोन बजने लगा। वो रुक गया। उसने फोन देखा तो उसकी स्माइल गहरी हो गई। वो अंतरा के माथे को चूमते हुए बोला, आई रियली लव यू सिली गर्ल। मैं तुमसे इतना प्यार करता हूं कि तुम्हें देखकर खुद को काबू नहीं कर पाता। तुम्हें देखकर ये दिल बगावत करने लगता है और बेकरार हो जाता है। किसी के साथ वो डायरेक्ट बालकनी की तरफ बढ़ गया। इधर अंतरा मुंह बनाकर बोली, पर आपके बेकाबू और बगावत में मेरी हालत खराब हो जाती है दानिश। लेकिन तभी बालकनी का दरवाज़ा बंद हो गया। अंतरा अपनी आंखें छोटी करके बोली, ताइसा भी किसका कॉल आया है जिससे दानिश ने दरवाज़ा ही बंद कर दिया? कहीं किसी लड़की का तो नहीं? नहीं, दानिश मेरे अलावा किसी से भी सीधे मुंह बात नहीं करते। इतने सालों का एक्सपीरियंस है तो फिर ऐसी कौन सी सीक्रेट बात कर रहे हैं जिससे दरवाज़ा बंद कर दिया? इधर बालकनी में, गुड जॉब, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद थी। तुमने थोड़ा देर कर दी, लेकिन देर ही सही। अच्छा फैसला लिया। तुम्हारे पास कॉन्ट्रैक्ट पहुंच जाएगा। उसी कॉन्ट्रैक्ट में तुम्हारी बेटी के भी साइन होने चाहिए। वैसे वो अभी सिर्फ 3 साल की है तो वो सारा के अंगूठे का लगा सकती है, जिसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए मेरे पता का खिलौना बन जाएगी और फिर उसी वक्त से तुम्हारी कंपनी भी आसमान को छूने लगेगी। उसी के साथ दानिश के चेहरे पर एक डेविल मेनियाक स्माइल आ गए। वहीं ये सुनकर तन्मय, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया दानिश। मैं बता नहीं सकता कि इस वक्त अपनी कंपनी के बारे में ये सुनकर मुझे कितनी खुशी मिल रही है। तुमने जैसा बोला है वैसा ही होगा। पेपर पर अपनी बेटी के साइन करवाकर तुम्हारे पास भिजवा दूंगा। उधर से दानिश ने ठंडी आवाज में कहा, मैं बेसब्री से इंतजार कर रहा हूँ। जिसके साथ ही कॉल कट हो गया। तन्मय खुशी से आंखें बंद करके बोला, फाइनली मेरी उलझन खत्म हुई। पर तभी आयत ने क्यूटली कहा, डैडी, क्या आप मुझसे गुस्सा नहीं हो? अचानक से तन्मय की आंखें खुली और वो स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी छोटी सी 3 साल की आयत को देखकर बिल्कुल चुप रह गया, जिसे कुछ सेकंड पहले ही उसने दानिश ओबेरॉय के हाथों बेच दिया।